दोस्तों अभी कोविड पीरियड या कोरोना काल चल रहा है और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछले 1-2 महीनों में केसेस में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। और ऐसे में हमें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, और वह जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकले तो सावधानी बरतें। क्योंकि ये जो स्थिति आज आई है, ये इसके लिए हम कहीं ना कहीं हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जब लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहे थे तो हम चुप रहे, या हमने भी उल्लंघन किया धड़ल्ले से, और ऐसी स्थिति आई। तो दोस्तों, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, या वीडियो या फोटोज़ की, एक जब डीएम या कोई अधिकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जाते हैं तो एक छात्र हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर वो अपने सीए की तैयारी कर रहा होता। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी उनकी। तो और हमें भी ऐसे करना, ऐसे ही हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक बेहतर से बेहतर सामग्री पहुंचाएं, और आप भी कोशिश कीजिए कि घर रहें और पढ़ाई को जारी रखें। तो नमस्कार दोस्तों, ये है भारत का भूगोल सीरीज़ का 13वां एपिसोड, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल, और मैं हूं चंद्रशेखर। तो आज हम बात करेंगे हिमालय के महत्व की। आखिर हिमालय का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में या फिर हमारे देश के लिए एक प्रायोरिटी, जो भी अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स हैं, हम इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें एक जलवायु संबंधी महत्व की, जलवायु संबंधी पर मुद्दों पर यदि हम बात करें, और तो इससे पहले हम देखते हैं कि अब एक हिमालय और भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा देख लेते हैं, ऐसे जो भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास का। तो आप जैसे देखते हैं हिमालय हमारा जो है ये कुछ ऐसा है, यहाँ से यूं और आगे यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, और आगे इधर से ये सुलेमान और किरथर रेंज है पाकिस्तान। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि हिमालय हमारे लिए एक प्राकृतिक रक्षा दीवार का निर्माण करती है, एक शील्ड का निर्माण करती है। ये सिर्फ बाहरी आक्रमणों से, इंसानों से ही नहीं, हमें जलवायु संबंधी भी बहुत सारी विसंगतियों से हमारी रक्षा करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हिमालय ना होता तो ये जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, ये एक रेगिस्तान होता। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि इसके लिए यदि हिमालय की जलवायु संबंधी बात करें तो सबसे पहला है कि ये साइबेरिया और रूस की ओर से आने वाली जो ठंडी शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करता है। तो चलिए देखते हैं पहले। ये है हमारा हिमालय, ये है हमारा प्यारा भारत, हमारा देश। ये गंगा का मैदान, ये सिंधु, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा है, यहाँ तक पूरा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, और उत्तर में ये हिमालय। ये रहा साइबेरियन जोन इसके आगे, और इसके उत्तर तक फैला हुआ है। तो इधर से जो हवाएं आ रही थी, ठंडी हवाएं, हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई के कारण ये इसे यहीं रोक दिया गया और ये आगे नहीं बढ़ पाए, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है हमारा अपेक्षाकृत गर्म रहा। हम यदि विश्व मैप पर देखें, विश्व के नक्शे पर देखें, वर्ल्ड मैप पर देखें, तो अधिक दक्षिण तक हमारा यदि यूएसए है, यूएसए का न्यूयॉर्क वगैरह जो है, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन भारत से अधिक दक्षिण तक स्थित है, लेकिन उनकी स्थिति और भी दक्षिण तक है, जो कि वो वहाँ पर जो पोलर हवाएं हैं, ये ध्रुवीय हवाएं हैं, उनका असर होता है और वो ठंड में जम जाती है, या फिर बर्फबारी वहाँ होने लगता है। तो एक तो ये है हमारा कि साइबेरिया ठंडी पवनों से हमारी रक्षा करता है, और इसके कारण ये क्षेत्र इंसानों के रहने लायक थोड़ा बना रहता है। तो और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा हिमालय पर्वत का भारतीय मानसून पर प्रभाव। यदि हम भारतीय मानसून प्रभाव की बात करें तो ये जो इंडियन मानसूनी हवाएं हैं, जो कि एरोज दिख रहे हैं आपको मोटे मोटे, जब ऐसे हवाएं यहाँ आती हैं तो ये इसके साथ हिमालय से टकराकर ये ऊपर उठती हैं, और इस पूरे क्षेत्र में सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा कराती हैं। यदि इस पूरे, जब हम मानसून का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पूरे अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन चलिए हम यदि बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप से टकराकर मानसून दो भागों में टूटता है, एक इधर, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है, यहाँ से वो ऐसे ये एंटर करती है, और यहाँ पर फिर ये दो भागों में बढ़ती है। एक भाग उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ती है, जबकि ये दूसरी पूर्व की ओर। तो जो उत्तर और पश्चिम की ओर जो हवाएं, जो मानसूनी हवा बढ़ती है, वो फिर आगे इधर से आके ये ऐसे इन क्षेत्रों में इनका मिलन होता है, और यहाँ पर इस क्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में भारी वर्षा कराती है। लेकिन एक और जो ये हमारी जो एक दूसरी शाखा जो कि पूरब की ओर जाती है, चलिए अब इसका प्रभाव देखते हैं।
जब ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ आगे बढ़ती है इस ओर, तो यहाँ पर आप जैसे देख रखते हैं डफला हिल्स, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकईबुम, नागा और बरायल रेंज, जयंतिया, खासी और गारो हिल्स, जो है खासी और गारो हिल्स, ये सारे जो पहाड़ियों के बीच में ये मानसूनी हवाएं, जो नम हवाएं हैं, वो फंस जाती है, ट्रैप कर जाती हैं और मजबूरन ये ऊपर उठती हैं और इस क्षेत्र में भारी वर्षा कराती है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मेघालय, मानसून राम, ये इसी क्षेत्र यहाँ पर आता है। ये रहा हमारा मेघालय और यहाँ पर मतलब कि अत्यधिक वर्षा होती है। इसके कारण यही होता है कि यहाँ पर जो हवाएं आती है ये इस पहाड़ी क्षेत्र में फंस जाती है और ये मजबूरन ऊपर उठने को मजबूर होती है और जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं तो अपनी ऊष्मा त्यागती है, जिसके कारण ये जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और जो हवा में जो नमी होती है वो बारिश की बूंदों के रूप में टपकने लगती है और इस क्षेत्र में बारिश होती है। तो और इसी कारण है कि ये क्षेत्र जो हमारा है भारत ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से आता है ये। तो चलिए अब हम बात करेंगे आर्थिक, ये तो था हमारा जलवायु संबंधी महत्व। अब चलिए बात करते हैं आर्थिक महत्व की। यदि हम आर्थिक महत्व की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली 3 नदी तंत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये जो सारे हैं ये इस क्षेत्र को सींचती है और सिंचाई के कारण और इसके कारण यहाँ भी ये काफ़ी उपजाऊ भूमि है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रावलपिंडी है, पाकिस्तान से लेकर ये हमारे देश का जो ये, हाँ आप आगे देखें इसको तो गुवाहाटी तक, आप मान सकते हैं यूँ कह लें कि लाहौर से गुवाहाटी तक का ये जो क्षेत्र है, लाहौर नहीं रावलपिंडी से गुवाहाटी तक का जो ये क्षेत्र है, इसमें ये हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा सिंचित होती है और ये क्षेत्र काफ़ी कृषि की दृष्टि से काफ़ी ये विकसित है। अब यदि बात करें भारत की, यदि बात करें तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होता है। चावल हो, गन्ना हो या ये ऐसी बहुत सारी फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्रों में उगाया जाता है। और जो दुनिया की जो सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्रों में से एक है, कहा जाता है कि 16% आबादी, पूरी दुनिया की 16% आबादी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। अब बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश चावल अत्यधिक उत्पादन होता है यहाँ पर, लेकिन इसकी जनसंख्या भी काफ़ी सघन है यहाँ। ये भी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है, इसी डेल्टा में पाया जाता है। तो ये था हमारे जो वहाँ से निकलने वाली एक महत्व। अब आगे यदि आर्थिक महत्व की बात करें तो सबसे पहला यदि पर्यटन को देखते हैं। हिमालय जो है हिमाच्छादित रहते हैं, वो कुछ शिखर हैं जो कि हमेशा हिमाच्छादित रहते हैं। इसकी जो नैसर्गिक दृश्य है उसको देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते रहते हैं और इसलिए यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल या फिर हिल स्टेशन के रूप में विकसित हो गए, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, चक्राता, चंबा, मुक्तेश्वर, यहाँ पर एक टाइपो एरर है, ये मुक्तेश्वर है, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, भुवाली, कसौली, अमरनाथ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलमर्ग, पहलगांव, लेह, श्रीनगर, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। तो ये सब हैं हमारे। देखिए यहाँ पर ये आपको मुक्तेश्वर है, ये इसे लिखना अभी इतना आसान नहीं है मेरे लिए, थोड़ा सा। ये मुक्तेश्वर है और फिर आगे यदि हम, अब दोस्तों देखिए ये इसको मैंने एक अलग रंग से, हरा रंग से इसलिए कर दिया क्योंकि ये सारा जो स्थल है इसको आप एटलस पर डिनोट करें, देखें और इसके आसपास का जो नगर है उसको भी देखें। और इसे जो मैदानी क्षेत्रों से, खासकर मैदानी क्षेत्रों के जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ से जोड़ने वाले महानगरों की पहचान करें और इनको आपस में जोड़ने वाले महामार्गों की पहचान करें और इनको आपस में जोड़ने वाले सड़क मार्ग की भी पहचान करें, सड़क मार्ग और रेल मार्ग की। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके कृषि की बात करें तो बाहरी हिमालय श्रेणी पर असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, क्योंकि हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं, यहाँ पर चाय और फलों का उत्पादन किया जाता है। कश्मीर और कुल्लू घाटियों में सेब, नाशपाती, अखरोट, चेरी, सफ्तालू, रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल और अल्मोड़ा में सेब और अखरोट उगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भागों में सेब, रेस्पबेरी, नाशपाती वगैरह तथा पूर्वी हिमालय की घाटियों में नारंगी। देखिए पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर वहाँ नमी ज़्यादा होती है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा फसलों में
अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर नारंगी, अनानास, पपीता आदि विशेष रूप से पैदा किए जाते हैं। श्रीनगर और उसके आसपास कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सीमित मात्रा में केसर की भी खेती की जाती है। और कहीं कहीं जो समतल भूमि भूमि है, जो कि करेवा, जैसे कश्मीर में जिनको करेवा कहा जाता है, वहाँ पर मिर्च, अदरक, मक्का, गेहूं और आलू भी उगाए जाते हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर की जो मिर्च है, कश्मीरी मिर्च, काफ़ी प्रसिद्ध है। हालांकि कश्मीर में इतनी जगह है नहीं कि वो कश्मीरी मिर्च खिला सके पूरी दुनिया को। कहा जाता है कि जैसे कश्मीरी मिर्च के नाम से हमें बेचा जाता है, वो बेडकी मिर्च है। बेडकी कर्नाटक का एक स्थान है, तो इसको भी आप कोशिश की मैप पर डिनोट कीजिए, बेडकी। बेडकी ये मिर्च के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक। तो आर्थिक महत्व में हम वानिकी को भी देख लें। वानिकी की बात करें तो जलवायु, और इसमें यहाँ जो ऊंचाई के कारण यहाँ पर जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियों में भी विविधता होती है। हिमालय की ऊंचाई और ढलान पर जैसे सिल्वर फर है, स्प्रूस है, देवदार, बर्च, लार्च, चीड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसके नीचे के क्षेत्रों में यदि बात सहबबूल, मैपल, हिकौरी, एल्म, एल्डर आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी देखे जाते हैं। चौड़ी पत्ती और नुकीली पत्ती वाले दोनों तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। चूंकि बायोडाइवर्सिटी अधिक है यहाँ पर, जैव विविध, देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई के कारण तापमान में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी होती है। और जब जैव विविधता है तो वनस्पतियों की संख्या अधिक होगी, और इसके लिए वानिकी के लिए काफ़ी उपयुक्त स्थल है ये। हिमालय से निकलने वाली नदियों के मार्गों में पड़ने वाले जलप्रपातों में जल विद्युत की अच्छी संभावना होती है। जैसे कि इसके लिए यदि सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, टॉन्स, शारदा, गंडक, कोसी आदि नदियों पर भी बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। आगे हम यदि देखें तो हिमालय पर्वत में ओएनजीसी के अनुसार दो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि पेट्रोलियम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जो टर्सरी चट्टानों की एक मेखला है, सेलोन मेखला इसको कहते हैं। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी मैदान में। असम में और खासकर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी मैदान में। अब चलिए हम एक बात करते हैं अब सामरिक क्षेत्र की। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ये देखिए, ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है ये किरथर रेंज और सुलेमान रेंज, इधर हिंदू कुश, और अब यहाँ से शुरू होता है हिमालय, और कुछ यूँ ऐसे है ये। तो ये जो चाइना और मंगोलिया से आने वाले जो इधर से आक्रमणों से ये भारत सुरक्षित है। लेकिन कुछ कुछ जैसे कि इस क्षेत्र में खैबर पास वगैरह है, जो कि इनको जो आक्रमणकारियों को पास देते रहे, और यहाँ पर आकर जो पश्चिम से आक्रमण होता रहा। लेकिन उत्तर से भारत हमेशा सुरक्षित रहा है, और इतिहास में भी, और आज भी देखें कि ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये देख रहे हैं पीओके का हिस्सा हमारा अफगानिस्तान से आके लगता है। यहाँ पर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, काफ़ी विवादित रहता है हमेशा। ये अक्साई चीन जो कि 1962 से ये चाइना के कब्जे में है, जबकि भारत का इस पर दावा है। यहाँ पर है गलवान वैली, हाल फिलहाल में ये गलवान वैली काफ़ी विवादित रहा, यहाँ झड़प भी हुई थी। और ये है पोंगसो झील, ये भी विवादित क्षेत्र है, पोंगसो लेक। और ये रहा भारत और पाकिस्तान के बीच का LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय के आसपास और उसका क्षेत्र हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी कितना महत्वपूर्ण है। ये है गलवान है, पोंगसो लेक एक और मैप है थोड़ा सा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके सांस्कृतिक महत्व की। यदि हम सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो पुराणों में इसको देवता रूप में माना गया है। इसी पर्वत श्रेणी में यदि हम देखें तो कैलाश, अमरनाथ, मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, तारा देवी, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार आदि प्रमुख स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं। हिमालय में बौद्ध मठों की भी बहुलता है। यह मुख्यतः लद्दाख, सिक्किम एवं भूटान, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मुख्य मठ जैसे तवांग, काठमांडू में स्वयंभू मठ, एवरेस्ट के निकट ध्यांग बोचे तथा लद्दाख में हेमिस मठ है। ये सारे मठ हैं। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके कुछ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है हिमालय क्षेत्र में। ये पूरे देश का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मैंने उसको डाल दिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो हिमालय में कौन सा है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कालका शिमला रेलवे, नंदा देवी नेशनल पार्क, और कंचनजंगा नेशनल पार्क है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और काजीरंगा नेशनल पार्क, और मानिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इसको आप हिमालय के हैं। और बाकी जो पूरे देश का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हिमालय के महत्व पर एक छोटा सा वीडियो।
इसको मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए, अधिक से अधिक फैक्ट और कंसेप्ट को क्लियर फैक्ट दिया जाए और कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।